सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग। अब तक हमने बहुत सारी एल्गोरिदम पढ़ रखी हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग। ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग में देखेंगे कि ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, इसका यूज केस क्या है, ठीक है। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार देखते हैं। सबसे पहले आप अगर गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च मारेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनसेम्बल, तो आपको मिलेगा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, वार ग्रुप आर समथिंग, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ऐसे कुछ मान लीजिए। तो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का मतलब साथ में मिलकर कोई काम करना, ठीक है। तो इन द मशीन लर्निंग व्हाट इज़ द ऑनसेम्बल, the in the machine learning, ensemble is machine learning technique that combines several base model in order to produce one optimal predictive model, ठीक है। तो क्या करती है अनसेम्बल मशीन लर्निंग? अनसेम्बल मशीन लर्निंग हमको एक बहुत सारे मॉडल को मिला करके एक नया मॉडल तैयार करती है जो कि सबसे बेस्ट होता है। मान लीजिए कि हमारी एमॉन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और यह M2 M3 है। तो अनसेम्बल में क्या होगा, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों एल्गोरिदम को मिला करके कंबाइन करने से एक हमारा नया आउटपुट आएगा। तो वो क्या होगा, वो सबसे इन तीनों में से बेस्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आप ऑनसेम्बल लर्निंग के बारे में समझ गए होंगे। यार, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, विजडम ऑफ क्राउड। विजडम ऑफ क्राउड, विजडम ऑफ क्राउड जो है ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। विजडम ऑफ क्राउड का मतलब क्या है? विजडम ऑफ क्राउड का मतलब है क्या, हिंदी मतलब देखें तो क्या होगा, भीड़ की समझदारी, भीड़ की समझदारी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको डेटा साइंस पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? या तो फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, या तो अमेजोन पे जाएंगे, या किसी और वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे उसका रिव्यू कैसा है। क्या देखेंगे? रिव्यू कैसा है। मान लीजिए उस प्रोडक्ट को 10,000 लोगों ने खरीद रखा है, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कि 8,000 जो जनता है हमारी, उसने बढ़िया रिव्यू दे रखा है 4.5 का, और जो बाकी जनता है 5 6 10 लोगों की, किसी ने 2 स्टार दे रखे हैं, किसी ने 1 स्टार दे रखे हैं, ठीक है। तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप इस 8,000 जनता वाले के साथ जाएंगे। कहेंगे हाँ, इन लोगों ने बोल रखा है, सारे लोगों ने, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं खरीद लेता हूँ। अगर यहीं पे उल्टा केस ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि 2 या 3 लोगों ने बोल रखा है, 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, लेकिन बाकी अदर जनता 9,000 से 8,000 बोल रखी है कि 2 स्टार है या बहुत ख़राब लैपटॉप है, तो आप जाएंगे इसके साथ? कतई नहीं जाएंगे। तो यही बात होती है कि क्या हमको क्राउड में से, अनसेम्बल में हम लोग क्या करेंगे, अनसेम्बल में से हम लोग अपने बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे, सब पे आउटपुट मिलेगा हमको। मान लीजिए हमारा आउटपुट आ रहा है डी, डेटा आ रहा है, और हमारा ये अनसेम्बल मशीन लर्निंग, मान लीजिए बहुत सारे एल्गोरिदम लगा लिए, मान लीजिए लीनियर रिग्रेशन लगा लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लिए, और SVM लगा लिए। लीनियर मतलब क्लासिफिकेशन में रिग्रेशन का जरूरत नहीं है, PCA लगा लिए, नाइव बायस लगा लिए। इन तीनों को मिला करके एक अनसेम्बल लर्निंग मॉडल हम लोग बनाएंगे, मतलब बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो आउटपुट आएगा, इसका इसका इसका, हम लोग उसको हम उसको उसमें से बेस्ट हमको मिल जाएगा तीनों में से। आप सोच लो, पहले हम लोग क्या करते थे, कोई मॉडल लगाते थे, एक मॉडल लगाएं, मान लीजिए PCA लगाएं,
उसमें हमको जो मॉडल मिला, हमारा जो प्रेडिक्शन आया, हम उसको मान लें कि हाँ यही है। मान लीजिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक हमको हमारा डेटा मिला, उस पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएं, हमारा कोई प्रेडिक्शन आएगा, हम मान लेंगे हाँ यही है। अब मान लो यहाँ पे अनसिम्बल में क्या हो रहा है, M1 भी लगाएंगे, M2 भी लगाएंगे, मान लीजिए डिसीजन ट्री आ गया उसको भी लगाएंगे, मान लीजिए नई बास आ गया उसको भी लगाएंगे। इन चारों में से जो बेस्ट हमको मिलेगा उसका हम मान लेंगे। हमको, आपको नहीं लग रहा है कि ओवरऑल हमको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा? हाँ लग रहा है, तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए और मिलता भी है, हमको बढ़िया रिजल्ट मिलता भी है। तो यार जैसे सारे मॉडल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक क्लासिफिकेशन पे वर्क करता है। सारे मॉडल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक क्लासिफिकेशन और दूसरा रिग्रेशन। तो हमारा जो एनसेम्बल मशीन लर्निंग मॉडल है ये भी दो टाइप का है, कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम। आइए एक एक करके बस 2-2 मिनट इस पे देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन में कैसे क्या होगा और रिग्रेशन में कैसे क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल M1 है, एक मान लेते हैं SVM है, और एक मशीन लर्निंग मॉडल M2 है, इसको मान लेते हैं या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है। मान लेते हैं एक और हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है M3, ठीक है, इसको PCA मान लेते हैं हम, ठीक है। और इन सबको मिला करके हम एक अनसेम्बल मशीन लर्निंग मॉडल बना दिए, ठीक है। हम इस पे अपना कुछ डाटा दे रहे हैं, ठीक है, और वो डाटा का है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो मान लेते हैं कि या इसने आउटपुट दिया यस, इसने भी आउटपुट दिया यस, लेकिन इसने आउटपुट दिया नो, ठीक है। मान लेते हैं कि दो और मॉडल हैं, दो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम दो और हैं। मान लेते हैं M4 कोई है और मान लेते हैं यहाँ पर M5 कोई मॉडल है, ठीक है। इसने भी यस दिया और इसने भी नो दिया। ये हमारा पूरा अनसेम्बल मशीन लर्निंग मॉडल बना दिए हम लोग। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, हमारा जो डेटा आया, इस पे डेटा गया, इस पे डेटा गया, इस वाले डेटा ने कहा कि इसका वैल्यू नो है, इसने बोला नो है, इसने बोला यस, इसने बोला नो है, इसने बोला यस है, इसने बोला यस है, इसने बोला नो है। अब देखेंगे टोटल यहाँ पर 3 मॉडल ने यस बोला है और 2 मॉडल ने, यहाँ पर 2 मॉडल ने नो बोला है। तो हमारा जो असेंबल मशीन लर्निंग मॉडल है, हमारा इस डेटा को क्या बोलेगा, जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया उसको बोल देगा यस। तो यहाँ पर 3 यस आया है, तो हमारा नंबर, हमारा जो इनपुट है वह यस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हम अपने अनसेम्बल मशीन लर्निंग मॉडल में यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगर प्रॉब्लम हमारा रिग्रेशन हो गया तो क्या करेंगे। तो रिग्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा M1 मॉडल है और ये M2 मॉडल है और एक M3 मॉडल है, ठीक है। तो इसको हमको कुछ डेटा मिलेगा, इसको कुछ डेटा मिलेगा, इसको कुछ डेटा मिलेगा, और ये ओवरऑल हमारा एक ऑनसेम्बल मॉडल है, ठीक है। तो रिग्रेशन में क्या होता है, हमको कुछ इंटीजर वैल्यू मिलती है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 8.8 मिली, इसकी वैल्यू 3.2 मिली, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 4.6 मिली, ठीक है। तो क्या करेंगे, और हमको तो ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट चाहिए, तो इन सबको जोड़ के इन सबका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली इस तुम का मीन निकाल लेंगे, उससे हमको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको अब ऑनसेम्बल मशीन लर्निंग समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब अगली टॉपिक आती है हमारी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में क्या होगा, आखिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि वाई टाइप्स ऑफ अनसेम्बल मशीन लर्निंग, सॉरी माय मिस्टेक, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग नॉट टाइप ऑफ अनसेम्बल मशीन लर्निंग। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई टाइप्स ऑफ अनसेम्बल मशीन लर्निंग। तो यार इसको इस कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मान लीजिए कि आप जो अपना मॉडल दे रहे हैं, मॉडल M1, मॉडल M2, मॉडल M3, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप कभी कभी क्या करेंगे कि सारे मॉडल को सेम दे रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको भी कर दिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको भी कर दिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको भी कर दिए। ऐसा आप कर सकते हैं कि जितने भी मॉडल हमने दिए सारे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे दिए, और जब इसको डेटा दे रहे हैं बस डेटा अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं।
तो इसके बेसिस पे बांटा गया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सारे एल्गोरिदम जो है वो अलग अलग दे दीजिए। मान लीजिए इसको एसवीएम दे दिए, इसको केएनएन दे दिए, इसको नाइप बेस दे दिए, कुछ भी दे दिए, मतलब अलग अलग आप एल्गोरिदम दे दिए। अब की बात डेटा सेम दे दिए, डेटा सेम दे दिए। तो इस बेसिस पे हम अनसेम्बल मशीन लर्निंग को टाइप्स में बांट दिए हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनसेम्बल मशीन लर्निंग, और उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे भी। अगली वीडियो में हम डीपली पढ़ेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन बस ले लेते हैं कि कितने टाइप्स के हैं। तो एक होता है रैंडम फॉरेस्ट, इसको आप अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस प्रोजेक्ट भी देखेंगे। एक होता है बैगिंग, एक होता है बूस्टिंग अनसेम्बल मशीन लर्निंग, एक होता है वोटिंग अनसेम्बल मशीन लर्निंग, एक होता है स्टैकिंग अनसेम्बल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग हर एक एल्गोरिदम को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बूस्टिंग में आता है आडा बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्टिंग, ये हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो और स्टैकिंग, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वोटिंग, ठीक है। वोटिंग को समझेंगे, इसके बिहाइंड मैथ को समझेंगे, और इसको एसके लर्न का यूज कर करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वोटिंग, ठीक है। वोटिंग असेंबल मशीन जो होती है इसमें कैसे काम होता है। तो इसमें क्या होता है भाई कि जो हमारा मॉडल होता है, जो हम डिफरेंट बहुत सारे मॉडल लेकर के असेंबल मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, जो अनसेंबल मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं उसमें हमारा मॉडल बहुत सारे मॉडल लेते हैं। तो यार इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो मॉडल होता है वो सारा मॉडल डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए या कोई मॉडल है, मान लीजिए M1 मॉडल है, M2 मॉडल है, M3 मॉडल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा डी डेटा आया, पहले इसको तो सबको ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा डी डेटा आया, इस पर हमारा M1 मॉडल कुछ इनपुट हमको देगा, फिर हमारा डी डेटा हम M2 मॉडल के पास भेजेंगे, ये हमको कुछ लेबल्स देंगे, आउटपुट देंगे, फिर हमारा वही डी डेटा हम M3 के पास भेजेंगे, ये हमको कुछ इनपुट हमको लेबल्स देगा। और अभी के लिए मान लीजिए कि वोटिंग है क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा लेवल है वो क्लासिफिकेशन पे काम कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मान लीजिए इसने एस दिया, इसने एस दिया, इसने नो दिया, तो क्या हो जाएगा, टोटल 2 यस 1 नो। मेजोरिटी किसके साथ है, 2 यस के साथ, तो हमारा एक जो डी डेटा इनपुट आया है वह यस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि मान लीजिए अभी रिग्रेशन होता तो क्या होता, ठीक है। अभी मान लीजिए रिग्रेशन होता तो क्या होता, रिग्रेशन में क्या होता भाई, हम इसको डेटा देते हैं, रिग्रेशन में क्या होता कि हम इसको एक डेटा देते हैं, ये हमको कुछ वैल्यू लिख के देता है 0.23, 0.86, 0.72, 0.65, मान लीजिए इसको 0.65। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे और तीन से डिवाइड कर देंगे, इसका मीन आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ऐसा ही वोटिंग में हमको करना पड़ता है। वोटिंग क्लासिफिकेशन में ऐसा यस और नो देखते हैं, क्लासिफिकेशन जिसकी ज़्यादा आती है उसमें उसको डाल देते हैं, और रिग्रेशन में क्या करते हैं कि जितना हमको डेटा आया है सबका मीन निकाल देते हैं, ठीक है। सो यार अब देखते हैं कि ये वोटिंग के पीछे मैथ क्या चल रही है। वोटिंग में ऐसा क्या होता है, एनसेम्बल में ऐसा क्या होता है कि हम बहुत सारे मॉडल लगाते हैं, और इन सब से जो हमारा पहले एक्यूरेसी थी उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ कैसे जाती है। मान लीजिए पहली एक्यूरेसी मान लीजिए कि 0.5 थी, और अब बढ़ के जब हम अनसेम्बल मेथड अपना लगा देते हैं लर्निंग का, तो ये बढ़ कैसे जाती है, ठीक है। इसके बिहाइंड मैथ का यूज होता है, उसको एक बार देखते हैं। तो यार इसको देखते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके पास 3 मॉडल हैं, ठीक है। मॉडल M1 है, और एक मॉडल M2 है, और एक मॉडल M3 है। जो अभी मान लेते हैं कि जो हमारा मॉडल M1 है वह इंडिविजुअली हाँ होने की, हम अभी इस मैथ को क्लासिफिकेशन पर कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए उसके हाँ देने की, मतलब यस ये काम हो रहा है, उसके हाँ देने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 0.6 है, और ना देने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। मान लीजिए M2 को भी हाँ देने की प्रोबेबिलिटी वो हाँ दे रहा है, मतलब यस बोल रहा है, 0.60% सही है, और 40% डेटा रॉन्ग दे रहा है। मॉडल 3 भी मान लीजिए कि ये भी 0.6
हाँ वो यस में दे रहा है और 0.4 ना में दे रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि जब हम इन तीनों को मिला करके एक अपना अनसेम्बल मॉडल बनाएंगे मशीन लर्निंग का, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हाँ की, वो कैसे बढ़ जाती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो हमारा जो एमोन मॉडल है, इसको डेटा मिला, ये क्या करेगा कि 0.6 मतलब जितना डेटा है उसका 60% डेटा सही में चला जाएगा, उसका 60% हमारा एक्यूरेसी सही आएगा और 0.4 मतलब 40% एक्यूरेसी गलत आएगी। अब जो हमारा M2 मॉडल आएगा वो भी क्या करेगा कि 0.6 पे सही देगा और 0.4 रॉन्ग डेटा देगा। 0.6 मतलब 60% सही आएगा, 40% रॉन्ग आएगा। अब हमारा मॉडल 3 आएगा, वो क्या करेगा, वो भी कहेगा कि 0.6 में सही दूंगा और 0.4 रॉन्ग आएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा, 0.6 सही आएगा, 0.4 रॉन्ग आएगा। यहाँ पर भी सेम केस होगा, 6 सही और 4 रॉन्ग। यहाँ पर भी वही सेम केस होगा, 0.6 सही आएगा और 40% रॉन्ग आएगा। तो यार इन सबको अब जो हमारा लास्ट वाला मॉडल आएगा अनअसेंबल से बनाया हुआ, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यार अगर मान लीजिए कि हमारा ये मैथ नहीं होता है, ऊपर जाते हैं हम, तो अगर मान लीजिए हमारा यस या नो में आंसर आता, तो आप क्या करते। मान लीजिए यस दे रहा है और या भी यस दे रहा है या नो दे रहा है, तो हम यस में जाने की बड़ी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारी कोई डेटा देते हैं उसको यस में भेजते कि नो में भेजते हैं, हम भेजते किस में, यस में भेजते, क्योंकि यहाँ पर 2 यस है और 1 नो है। तो यहाँ पर भी हम चूज करेंगे हाँ के लिए, मतलब यस के लिए, कि हमारा डेटा सही, हमारा जो आउटपुट आया है उसका हाँ में, मतलब जो हमारा आउटपुट है लेवल्स है, अभी प्रेडिक्शन में केवल हाँ या ना आना है। ठीक है, तो अभी हाँ के लिए क्या करेगा ये, मैक्सिमम जिसमें मिनिमम 2 हाँ होंगे उसको चूज कर लेगा। तो देखते हैं इसमें मिनिमम 2 हाँ किस में है। देखिए यस, इसने कहा हाँ यस यस, तो इन तीनों यस है, तो इसको कर लेते हैं। कितना आएगा, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.1 आएगा 0.216। इसमें देखते हैं मिनिमम 2 हाँ 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 फिर ना, तो आ जाएगा मिनिमम 2 तो है, इसका वैल्यू आएगा 1.1444। इसमें देखते हैं, इसने बोला यस, इसने बोला फिर यस, इसने बोला यस, फिर इसने बोला नो, फिर इसने बोला यस, तो फिर इसमें भी मिनिमम 2 आ जा रहा है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। और किस में आ रहा है यस, यस नो नो, इसमें नहीं आ रहा। इसको देखते हैं नो यस यस, इसमें आ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 664, तो कितना आएगा 664, 0.144 आएगा। और किसी में यहाँ पर, ठीक है, बस हमारा हाँ आने की प्रोबेबिलिटी या तो यहाँ से सकती है, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। अभी देख रहे थे हम कि इंडिविजुअल याद रखना, इंडिविजुअल हमारी यस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाँ ये 0.6 थी। अभी इसको देखते हैं इसको कितनी आती है, तो 0.216, 0.141 और कितना आएगा, मतलब ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये कितना आ जाएगा 2, तो देखते हैं यार कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.432, ये आ जाएगा 0.288। इसको जोड़ेंगे, हमारा ओवरऑल हाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 72। अब तक कितनी आ रही थी, इंडिविजुअली 0.6 आ रही थी, लेकिन जब हमने असेंबल मॉडल अपना लगाया और असेंबल मेथड लगाया तो हमारा कितना आ गया 0.72 आ गया। तो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप, हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा प्रिडिक्ट करने की क्षमता है, वो थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैथ जो है, इसके बिहाइंड वोटिंग के बिहाइंड मैथ क्या काम करती है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं और उस पर इसके साइकिट लर्न का यूज कर करके हम देखते हैं कि रियल में कैसे काम होता है। ठीक है, तो चलते हैं कैगल पर और देखते हैं।
तो ये मैंने आयरिस डेटा सेट उठा रखा है जिस पे आपने बहुत सारा काम कर रखा है पहले से ही। तो मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, बस पांडास को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर पी डॉट रीड सी एस वी कर लिया है। ये सब आपको आता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल में ये सब कर रखा है, तो मैं ये सब बस आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये डेटा रहा, और ये जो स्पीसीज़ है इसको हमको, ये ऑब्जेक्ट में है तो इसको हमको किस में करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में करना पड़ेगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, स्पीसीज़ में क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट, और कोई नल वैल्यू नहीं है। तो मैंने देखा इसमें यूनिक वैल्यू कितनी है, तो ये बता रहा है कि आइरिस, स्टेटोसा, इस सब डेटा सेट के बारे में आप लोग जानते हैं, वर्जिन का है। तो मैंने क्या किया, लेवल इनकोडर लगा करके सबको 0 1 2 में चेंज कर दिया। तो मैंने लेवल इनकोडर इंपोर्ट किया और चेंज कर दिया, और यहाँ पर अब देखिए हमारा स्पेसीज का जो यूनिक वैल्यू है 0 1 2 हो गया। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये मैंने दो कॉलम को लिया, एक इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को, और अपना लेबल तो रहबे करेगा। मैंने इसी दोनों क्यों लिया, क्योंकि मैं जब ड्रा कर रहा था तो मुझे इस और इसमें ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा था। ये दोनों डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ये सिर्फ 2 कॉलम चूज किया है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम, यहाँ पर तो लेबल इनकोड रहा, यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर दे रहा हूँ पेटल लेंथ, पेटल विड्थ को। अब बचा हमारा क्या, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ, और इस पे सीज बचा है। ठीक है, अब आगे हम इसी रो पे अपना काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए प्लॉट भी कर रखा है। ये देखिए, ये वाला जो हमारा ये वाला ग्राफ है सेपल लेंथ और सेपल विड्थ में, ये दोनों देखिए, दोनों आपस में क्लासीफाई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लासीफाई में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसी वाले डेटा को इसलिए हम लेकर, इसलिए मैंने सेपल लेंथ और सेपल विड्थ को निकाला है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई अलग कर रखा है, मतलब आप समझते हैं ना, आप बहुत सारे काम आप कर चुके हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर रखा है, मतलब एक ट्रेन, अपना जो हमारा पूरा होल डेटा है उसको ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में हम अलग अलग करेंगे। हर एक सारी एल्गोरिथम में हम लोग करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, अब अगला काम हमको यहाँ से मेन शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीसी सपोर्ट वेक्टर, एसवीसी मैंने कर रखा है, के नाइकबोर्ग क्लासीफायर कर रखा है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर कर रखा है। ठीक है, और फिर मैंने तीनों का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमको कर लगाना है वोटिंग क्लासीफायर। तो आप एक बार देख लीजिए वोटिंग क्लासीफायर की, वोटिंग क्लासीफायर की साइकिल कैसी है। तो ये रहा, किस में आता है, अनसेम्बल वोटिंग क्लासीफायर में आता है इसमें। ठीक है, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो किस में था, साइकिट फ्रॉम साइकिट लर्न एस के लर्न डॉट अनसेम्बल, और इंपोर्ट में क्या था, हमारा वोटिंग क्लासीफायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे एस्टिमेटर मांग रहा है, और पैरामीटर में वोटिंग है, वेट्स है, एन जॉब्स हैं। तो हम एस्टिमेटर क्या है, इन्वोक द फिट मेथड, मतलब एस्टिमेटर इस तरह कुछ है, लिस्ट ऑफ टपल है। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनते समय इसमें एस्टिमेटर पास करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो हम कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको, एक एस्टिमेटर बना लेते हैं, हम एस्टिमेटर बना लेते हैं। हमारे पास कितने क्लासीफायर हैं, 4, हमने 4 मॉड्यूल यूज कर रखे हैं, तो हमको 4 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो फोर्थ वन है रैंडम फॉरेस्ट। आप इस वैल्यू को कुछ भी देख सकते हैं, मैं RND दे रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट, और
एक इसमें पड़ा है CLF4 में पड़ा है, क्लासीफायर 4 में। और अगला कौन सा है, अगला हमारा के निक बोर्ड है, इसको हम KN दे सकते हैं। आप जो कुछ मन करे आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। और इसको दे सकते हैं क्लासीफायर, इसको हमने असाइन कर रखा है क्लासीफायर 3 में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है SVC, तो मैं इसको दे देता हूँ SV एंड इसका ऑब्जेक्ट बना रखा है मैंने CLF2 में, क्लासीफायर 2 में। और फर्स्ट वन हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, तो LG दे देते हैं। और एक इसमें है CLF1 में है, क्लासीफायर 1 में, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं। अब कोटिंग क्लासीफायर का हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो लिखते हैं ओट CLF वोटिंग क्लासीफायर, ठीक। वोटिंग क्लासीफायर इक्वल टू वोटिंग क्लासीफायर, इसमें क्या देना पड़ेगा हमको, एस्टिमेटर देना पड़ेगा। हमने एस्टिमेटर बना रखा है ESTM, आप डायरेक्ट यहाँ भी बना सकते हैं, मैंने जो अलग से यहाँ बना रखा है, बस आप STM करके पूरा यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हमको वोटिंग देना पड़ता है। वोटिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड होती है, तो दे देते हैं हम। अभी आपको वोटिंग में हार्ड या सॉफ्ट वोटिंग होती है, अभी मैं बताऊँगा हार्ड वोटिंग और सॉफ्ट वोटिंग का क्या मतलब है। तो अभी आप कर लीजिए, अभी हार्ड कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड होती है, उसको हम हार्ड और सॉफ्ट कर लेते हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा हार्ड वोटिंग और सॉफ्ट वोटिंग के बारे में डिटेल्स में इसकी, ठीक है। चलो हमारा ये भी हो गया। अब हम अपने डेटा को क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। तो वोटिंग क्लासीफायर डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेनिंग डेटा, वाई ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। हमारा इस चारों पर लग गया। कौन कौन सा, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, एक SVC मॉडल है, एक के निक बोर्ड क्लासीफायर है, एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है, ठीक है। अब चलिए सबको प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब सबकी वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की देखते हैं कितना वैल्यू दिया, कितना प्रिडिक्ट किया है, के निक बोर्ड कितना प्रिडिक्ट किया है, SVC कितना प्रिडिक्ट किया है, और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर कितना प्रिडिक्ट किया है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, साइकिट लर्न में एक क्लास होती है मैट्रिक्स करके, या मैट्रिक्स करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक्यूरेसी निकालने के लिए। इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और एक लूप चला देते हैं किसमें, अपना क्लासीफायर किन में, हमारे चार क्लासीफायर हैं, अब 4 नहीं 5 हो गए वोटिंग क्लासीफायर। हमको 5 जो क्लासीफायर हमारे बने हैं, 5 मॉडल बने हैं। कौन कौन 5 मॉडल हैं, हमारे 5 मॉडल हैं। एक तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, एक SVC है, एक निक बोर्ड है, एक रैंडम फॉरेस्ट और एक वोटिंग क्लासीफायर है, ठीक है। तो इन 5 से वैल्यू देखते हैं हमारा क्या प्रेडिक्शन आता है। तो उसके लिए एक्यूरेसी स्कोर इन कौन कौन सा है, एक क्लासीफायर 1 है, एक क्लासीफायर 2 है, एक क्लासीफायर 3 है, एक क्लासीफायर 4 है, और एक वोटिंग क्लासीफायर है, वोटिंग क्लासीफायर। तो क्या करेंगे, हमारा जो वैल्यू आया पहले इसको हम फिट करते हैं, फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डेटा, फिर क्या है प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेडिक्ट कैसे निकालते हैं, CLF डॉट प्रेडिक्ट, इसमें क्या देते हैं, एक्स टेस्टिंग डेटा देते हैं हमको जिस पे टेस्ट करना है। अब हम टेस्टिंग डेटा पर अपना आउटपुट निकाल लिए। अब इस आउटपुट का जो एक्स टेस्टिंग में हमारा आउटपुट आया है, और जो हमारा एक्चुअल में आउटपुट है, एक्चुअल वाला आउटपुट किस में है, वाई टेस्टिंग में, उसका हम इससे कंपेरिजन करवाएंगे, एक्यूरेसी निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं इसको निकाल लेते हैं, एक्यूरेसी निकाल लेते हैं ना। एक्यूरेसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी स्कोर और किसी के बीच में निकलना है, जो हमारा वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू आया है उसको किससे कंपेरिजन करना है, वाई टेस्टिंग वाला। अब समझ रहे हैं ना इस बात को। वाई प्रेडिक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा मॉडल ने दिया है, और वाई टेस्टिंग में जो हमारा एक्चुअल में था, हमने तो जो हमारा एक्चुअल डेटा था हमने उसमें से तो क्लासीफाई किया है, और इसको प्रिंट कर देते हैं।
तो प्रिंट करने के लिए मैंने ये यूज कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि क्लास प्रिंट हो और उसकी वैल्यू प्रिंट हो। तो वैल्यू तो हमारा ACR में है, क्लास के लिए हम कर लेते हैं क्लास, ठीक है। क्लास का नेम प्रिंट करना है हमको, तो क्लास का नेम हम प्रिंट करवा ले रहे हैं और हमको इसके सामने चाहिए अपनी एक्यूरेसी। तो लो भाई, इसको एक्यूरेसी भी हम प्रिंट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आता है। तो आ गया है, देखते हैं किसमें क्या है। यहाँ पर देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कितना है, 76%, SVC का 0.8%, 80% है, और के निकबोर्स क्लासीफायर का 73 है, और रैंडम फॉरेस्ट का 73 है, वोटिंग क्लासीफायर का 76 है। आप देख रहे हैं कि सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है हमारा SVC, तो हमको वोटिंग क्लासीफायर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कोई मॉडल हमारा वोटिंग क्लासीफायर से भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो हम जाहिर सी बात है हम उसको यूज़ कर लेंगे, वोटिंग क्लासीफायर वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। अभी एक चीज़ और रह गई थी, अभी आपको मैं दिखाना था कि हार्ड वोटिंग और सॉफ्ट वोटिंग क्या है। एक बार अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर अगर हम हार्ड की जगह सॉफ्ट कर देते हैं, अभी ये वाला वैल्यू याद रखिएगा, इसमें 76 ओवरऑल आया है। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैंने रन कर दिया है। तो एरर क्या आ रही है कि प्रेडिक्ट क्लास लेवल फॉर एक्स। तो यार यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट प्रोवाइज नॉट अवेलेबल विथ प्रोबेबिलिटी फॉल्स। तो यार हमको यहाँ से अपना सॉफ्ट के लिए SVC हमको हटाना पड़ेगा। तो इसको अभी के लिए बंद करते हैं। अभी हम लोग केवल तीन पर चेक करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर, के निकबोर्ड्स पर और रैंडम फॉरेस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा SVC वाला भी हटाएंगे, हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको क्लासीफायर 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है सॉफ्ट वाले में। रिजल्ट याद रखना आप लोग, अगली बार हमारा हार्ड वाले में 76 आया था, देख रहे हैं, इसमें सॉफ्ट वाला 73 आ गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आप जब भी सॉफ्ट यूज करेंगे तो एक्चुअली आपको 70% केसेस में सॉफ्ट अच्छा काम करता है, ठीक है। और 20 से 30% केस में हमारा हार्ड अच्छा काम कर जाता है, लेकिन एक्चुअली 70 से 80% केसेस में हमेशा सॉफ्ट ही अच्छा काम करता है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारा सबसे पिछले वाले में हार्ड वाले में भी SVC क्या बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो अब देख लेते हैं हमारा ये सॉफ्ट और हार्ड का क्या चक्कर है। एक बार ओपन बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं सॉफ्ट और हार्ड का क्या चक्कर है। तो यार अभी मैं क्लासीफायर प्रॉब्लम लेकर चल रहा हूँ। तो अभी मान लीजिए कि हमारा जो क्लासीफायर है वो बाइनरी क्लासीफायर है, ठीक है। मतलब उसमें उसको यस या नो प्रिंट करना है, मतलब यस या नो में देना है, ठीक है। मान लीजिए हमारा दो मॉडल है, M1 और M2। तो ये हमारा मॉडल M1 है, ठीक है। मान लीजिए जो हमारा M1 मॉडल है उसको यस प्रिंट करने की जो पावर है वो 0.6 है, और नो प्रिंट करने की मतलब ये यस वाला है, और नो बताने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लीजिए कि इसको मान लीजिए 0.8 है, और इसको मान लीजिए 0.8 है। और जो हमारा M1 मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है यस होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और नो होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे ओवरऑल नो की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर ये हमारा हार्ड वोटिंग है, ठीक है, हार्ड वोटिंग है तो क्या होगा, हार्ड वोटिंग है तो देखो इसमें नो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 है, इसमें नो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, दोनों में कम है। तो हमारा ओवरऑल नो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
मतलब हमारा ये जो इनपुट आएगा, अरे मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं, सेम डेटा इसको देते हैं, सेम डेटा इसको देते हैं, फिर एक इनपुट लेते हैं, कोई क्वेरी, इसको भी देंगे वही इनपुट, एक इसको भी वही इनपुट देंगे। तो जो इनपुट आएगा इस केस में क्या होगा, इस केस में इनपुट को किस में डाल देगा, यस में डाल देगा, क्योंकि नो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 इसमें, 0.2 इसमें, क्योंकि यस इसमें ज़्यादा है, यस और यस इसमें भी ज़्यादा है। ये हमारा बाइनरी क्लासिफायर है, ठीक है। और मान लीजिए यहीं पे सॉफ्ट होता, अगर हमको वोटिंग सॉफ्ट होती तो क्या होता, तो यहाँ पर नो की प्रोबेबिलिटी क्या होती, यस की प्रोबेबिलिटी क्या होती, देखते हैं ओवरऑल यस की प्रोबेबिलिटी तब क्या होती। यहाँ पर यस की प्रोबेबिलिटी 0.8, यहाँ पर यस की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो दोनों का एवरेज हो जाता, 8 6 14 7, 0.7 यस की प्रोबेबिलिटी जाती। और नो की प्रोबेबिलिटी कैसी होती, नो प्रोबेबिलिटी 0.4 और 0.2, तो 0.4 प्लस 0.2 ये हो जाती 4 2 6 और 0.3, ठीक है, ये देख लिया। तो सॉफ्ट वोटिंग में ऐसा होता है। ओवरऑल केसेस में मतलब आप 70 से 80% केस में सॉफ्ट वोटिंग बढ़िया काम कर जाती है, लेकिन हार्ड कोडिंग 20 से 30% केस में अच्छा काम कर जाती है। तो यार इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।